नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला, गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज संविधान की अनुसूचियाँ समझाने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस दिन संविधान में मात्र 8 अनुसूचियाँ थी, जो समय के साथ साथ संशोधन करके उसमें 4 और अनुसूची को जोड़ दिया गया और ये टोटल हो गया 12 अनुसूचियाँ। तो ये 12 अनुसूची के बारे में हम लोग अभी विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले पहला अनुसूची में कहता है देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। अब जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, तो ये किस अनुसूची में वर्णन होगा? तो ये अनुसूची संख्या है 1। जैसे हम लोग पुस्तक को खोलते हैं तो उसमें सबसे पहला पृष्ठ में क्या होता है? विषय सूची होता है, जिससे साफ पता चलता है कि इस पुस्तक के अंदर कौन कौन से चैप्टर को डाला गया है। उसी तरह से दूसरा अनुसूची है वेतन भत्ते और पेंशन। ये वेतन भत्ते या पेंशन का जो बात की गई है, जिक्र की गई है, आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि संवैधानिक विशिष्ट पदाधिकारी जो है उनके लिए किया गया है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि का ये वर्णन है अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन। अब है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ कौन लेंगे? वही पदाधिकारी जो संवैधानिक विशिष्ट प्रमुख है, वही पदाधिकारी शपथ लेंगे, उनकी शपथ का वर्णन है। तो अगर इसको देखा जाए तो 1 अनुसूची यानी एक अनुसूची को अलग से याद कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा जो अनुसूची है उसको एक साथ जोड़कर भी याद कर सकते हैं कि दूसरा में वेतन और तीसरा में शपथ। अब है आपका चौथा अनुसूची में कहता है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का वर्णन। यानी प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में सदस्य जाते हैं, तो किस राज्य से कितना जाएंगे? अगर ये निश्चित नहीं हो, तय नहीं हो, तब तो सारे राज्य अधिक से अधिक अपने सदस्यों को भेज देंगे राज्यसभा में। इसलिए इसका वर्णन है अनुसूची 4 में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का वर्णन। अब अनुसूची 5 में क्या कहता है? अनुसूचित जनजाति का विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन नियंत्रण कैसे है, उसके बारे में सारा वर्णन है। तो अनुसूचित जनजाति, इसमें से तो अधिकांश लोग नहीं समझ पाते हैं कि अनुसूचित जनजाति किसको कहते हैं, अनुसूचित जाति किसे कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब। तो ये हो गया SC और ये हो गया ST। तो ये अनुसूचित जनजाति कौन होते हैं? जैसे भारत में जातीय प्रथा बहुत कठिन थी, जटिल थी, तो जो ये शिकार होते थे इस प्रथा के, उनको बोला जाता है दलित। जैसे उदाहरण के लिए भीमराव अंबेडकर, तो ये दलित जो थे वर्ग वो थे SC। और ST आदिवासियों को बोला जाता है जो समाज से बिल्कुल कटे होते हैं, सुविधा विहीन होते हैं, उनको बोला जाता है अनुसूचित। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में SC और ST का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका वर्णन किस अनुसूची में है? 5 अनुसूची में। अब देखेंगे हम लोग छठा अनुसूची में क्या कहता है कि अनुसूचित जनजाति का प्रशासन विशेष राज्यों में अनुसूचित जनजाति का प्रशासन अर्थात ST का प्रशासनिक व्यवस्था कुछ राज्यों में। तो वो कुछ राज्य कौन कौन हो सकते हैं? तो ये पहला है असम, दूसरा है मेघालय,
तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। इसको हम लोग आसानी से भी याद कर सकते हैं, जैसे AM TM, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। AM और TM, A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। यहाँ ध्यान रखना है मिजोरम है, मणिपुर नहीं बल्कि ये क्या है, मिजोरम है। तो इसको कैसे याद करेंगे, MM बहुत सारा आ गया, 2 आ गया MM, तो मेघालय तो याद हो ही जाएगा, असम मेघालय सब भारत के पूर्वी राज्य है। तो यहाँ मिजोरम की याद करने के लिए याद रखेंगे जोर जबरदस्ती, यानी जो राज्य इसमें शामिल हुआ वो कौन सा राज्य है, जोर जबरदस्ती, ऐसा नहीं है, याद करने के लिए। तो ये 4 राज्यों में ST का प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलता है, ये आपका 6ठी अनुसूची में वर्णन है। अब हम लोग को देखना है अनुसूची 7वीं। तो क्या होता है, स से 7 और स से 7वीं, तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे शक्तियों का विभाजन, हम लोग संसदीय और संघीय सरकार पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि कोई भी सरकार, किसी भी स्तर के सरकार सारे शक्ति को अपने पास नहीं रखता, बल्कि उस शक्ति को अपने से नीचे के जो सरकार है उन सारे सरकार के बीच में शक्ति का विभाजन होता है। तो ये जो शक्तियों का विभाजन हुआ है वो 3 स्तर से हुआ है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। अब संघ सूची क्या है, ये संघ यानी केंद्र, इसमें जितने सारे सूची हैं, ये केंद्र में जितने सारे विषय दिए गए हैं, इस पर केंद्र सरकार कार्य करेगी, जबकि राज्य में जितने सारे सूची दिए गए हैं उस पर राज्य सरकार कार्य करेगी। और समवर्ती सूची, सम का अर्थ होता है इक्वल, यानी दोनों सरकार को बराबर अधिकार है इस पावर के, इस शक्ति का उपयोग करने के लिए। तो हम लोग को देखना है कि संघ सूची में पहले 97 विषय को रखा गया था, 97 विषय रखा गया था, जो अब बढ़कर 97 विषय को रखा गया था, जो अब बढ़कर हो गया 100। अब इसकी संख्या बढ़ गई और ये हो गया 100। संघ सूची में 100। राज्य सूची में पहले था 66, पहले जो विषय था वो कितना था, 66, और ये घट कर हो गया 61 विषय पर राज्य सरकार शक्ति का उपयोग करती है। अब है समवर्ती सूची, पहले था 47 विषय, जो अब बढ़कर हो गया 52। अब ये बढ़कर हो गया 52। अब उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि संघ सूची में क्या आ सकता है, जैसे जनगणना। देखते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। क्या यह जनगणना राज्य सरकार करवाती है? नहीं। जनगणना किसका विषय है? ये 100 में विषय आता है। रेलवे संबंधित जितने जो विषय आते हैं, मुद्दे आते हैं, वो कौन देखते हैं? वो के संघ सूची देखती है, यानी 100 के अंतर्गत आता है। अब अगर आते हैं राज्य सूची में, तो राज्य सूची में हो गया आपका कृषि, ये राज्य सूची का काम है। दीवानी, फौजदारी, न्याय से संबंधित, ये राज्य सूची का काम है। भू राजस्व, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस, अगर किसी राज्य में पुलिस नहीं है तो वो केंद्र सरकार को किसी प्रकार के सर दर्द नहीं होगी, बल्कि वो समस्या है राज्य सरकार के। तो पुलिस जो विभाग है, किस राज्य में कितने पुलिस की बहाली की जाए, कितना कम है, कितना अधिक है, ये सब काम है आपका राज्य सूची के अंतर्गत। हम अब तीसरा जो हम लोग देखते हैं, समवर्ती सूची, अर्थात ऐसे शक्तियाँ जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का बराबर अधिकार है, दोनों उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवाद होती है तो वहाँ संघ सूची यानी केंद्र को प्राथमिकता दी जाएगी, केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाएगी। समवर्ती सूची में क्या आता है? समवर्ती सूची में आता है
कि शिक्षा, अब जैसे शिक्षा उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड देते हैं तो क्या है, ये सेंट्रल स्तर का है, तो ये संघ सूची का विषय है। और जो हम लोग हरियाणा बोर्ड देते हैं, यूपी बोर्ड देते हैं, ये किसका विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। तो ये 92 विषय पर दोनों काम करेंगे, ये दोनों मिलकर काम करेंगे, 100 केंद्र सरकार करेगी। तो चलिए अब हम लोग इस अनुसूची को कितना आसानी ढंग से याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे पहला, तो पहली अनुसूची, इतना हमेशा हम लोग के कॉन्सेप्ट बनाकर रखना होगा कि पहली अनुसूची, पहला अनुच्छेद और पहला भाग में देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूरा वर्णन होता है। अब है दूसरा, तो जैसे वेतन, वेतन माने पैसा, पैसा कमाने के दो तरीके हैं। पैसा एक नंबर के हिसाब से भी, माने एक नंबर से भी कमाया जा सकता है, अधिक मेहनत करके पैसा कमाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पैसा 2 नंबर से भी कमाते हैं, यानी गैर कानूनी ढंग से काम करके। तो ये इसको हम लोग अगर कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि अनुसूची 2 में क्या वर्णन है, तो पैसा, आसानी से ये याद हो सकता है। अब है पैसा के बाद क्या होता है, अगर राष्ट्रपति यहाँ वेतन की बात करते हैं तो इसके बाद क्या होता है, शपथ। तो शपथ को हम अच्छा से याद करते कि ये है 3, यहाँ क्या लिखा हुआ 3 अनुसूची, और ये व्यंजन कितना लेटर है, ये भी है आपका 3। तो आसानी से यह अनुसूची याद हो सकता है शपथ 3 में। अब यहाँ 4 है, जब कहते हैं कि 4 लोग जब मिलते हैं तो क्या होता है, सभा लगती है, सभा। लेकिन यहाँ कौन सी सभा की बात हो रही है, राज्यसभा की बात हो रही है। तो अनुसूची 4 में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का वर्णन है। अब है अनुसूची 5, इसमें क्या कहता है कि 5 जो हम लोग लिखते हैं, क्या एस से मिलता जुलता है, जो 5 का लिखावट है, 5 का लिखावट है, एस से मिलता जुलता है। तो इसको आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं कि SC ST का वर्णन इसमें है। अब है अनुसूची 6, अनुसूची 6 में इसको याद रखना होगा कि यहाँ SC नहीं बल्कि ST का, इसी का विस्तार से वर्णन है। और AM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AM TM, ये किस अनुसूची में आता है, 6 अनुसूची में आता है, AM TM। अब आ गया 7वीं, तो अभी बताए कि स से 7वीं और स से होता है शक्ति। तो यहाँ क्या है, शक्तियों का बंटवारा। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का बंटवारा। और इस शक्ति में कौन कौन बांटा गया है, तो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये तीनों सूची के अंतर्गत पावर का बंटवारा किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर ये बंटवारा नहीं हो सकती के, तो हो सके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों सरकार कहेंगी कि हम कार्य करेंगे, हम कार्य करेंगे, और आगे चलकर दोनों के बीच में विवाद हो सकती है। अब हम लोग को आगे देखना है 8वीं अनुसूची। जो 8वीं अनुसूची संविधान जिस समय बना था, उस समय ही 8वीं अनुसूची था, मूल संविधान का भाग था। उसमें 8वीं अनुसूची में क्या कहता है, मानक भाषा, मानक भाषाएं, अर्थात हमारे संविधान में कितने भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है, कितने भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है। तो ऐसे जनरली हम लोग सब जानते हैं कि संविधान में 22 भाषा को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो शुरुआत में 14 भाषा को प्राथमिकता दी गई थी। कैसे, क्योंकि भारत में जब संविधान लागू हुआ था
तो हुआ था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश को 1953 में भाषाई आधार पर गठन किया गया, आंध्र प्रदेश को। तो उस समय भाषा के आधार पर 14 राज्यों को अलग किया गया था। यानी शुरुआत में जो मानक भाषाएं थे संविधान में वो कितना था? 4। बाद में क्या हुआ? +1 हुआ, +1। फिर क्या हुआ? +3। फिर क्या हुआ? +4। और इक्वल कितना हो जाएगा? 22। यानी 14, 1, 3, 4 और बराबर हो गया 22। अभी 22 भाषा को मान्यता दी गई। अब इसको थोड़ा सा अगर याद हम लोग कर सकते थे तो कर सकते हैं। जैसे 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें इस जो एक भाषा को जोड़ा गया ये था सिंधी भाषा। कौन सा भाषा? सिंधी। और ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 भाषा को जोड़ा गया। और ये जो 3 भाषा था, कौन कौन ये 3 भाषा था? तो इसको आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं कि ये 3 भाषा था। पहला था मणिपुरी, दूसरा था कोंकणी, और तीसरा एक विदेशी भाषा जिसको बोलते हैं नेपाली। ये 3 भाषा इसमें जोड़े गए। अब वो 4 भाषा का जो वर्णन करते हैं हम लोग कि ये 92वें, यहाँ 92वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। ये 4 भाषा है। पहला मैथिली, दूसरा संथाली, तीसरा बोडा और चौथा जो था वो है आपका डोंगरी। अब इसको याद आसानी से किया जा सकता है। जैसे ये देखिए मूर्धनी न यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये 3 भाषा का जब हम लोग याद करेंगे कि 3 जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा, तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। और 4 जो जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इसमें है मैथिली, संथाली, बोडा और डोंगरी। तो देखिए थीली, थाली। अब यहाँ बोडा जो है, डा जो है यहाँ शुरू में आ रहा है, मेरे दोनों में शब्द मिलता जुलता है, तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो 4 नए अनुसूची को जोड़ा गया वो कौन कौन 4 नए अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहला जो अनुसूची है, 9वीं अनुसूची, सबसे पहला 9वीं अनुसूची वो है आपका भूमि सुधार। इस अनुसूची को जैसे ही संविधान बना तो ये हो गया आपका 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार। भूमि सुधार में क्या किया गया? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में किसानों को बहुत तंग किया जाता था, उनसे बहुत कर लिया जाता था। यानी जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था। ये 9वीं अनुसूची में वर्णन है। लेकिन जो संशोधन हुआ, अब संशोधन क्या है? तो सबसे पहले किसी चीज में जब समय आने पर, टाइम आने पर या ज़रूरत पड़ने पर आप बदलाव करते हैं तो उसे कहते हैं संशोधन। जैसे हम लोग 5 साल 10 साल में अपने घर में भी कुछ बदलाव करते हैं, गाड़ी भी बदलते हैं, उसी तरह संविधान में आवश्यकता पड़ने पर, टाइम आने पर, ज़रूरत पड़ने पर जो बदलाव होता है उसे कहते हैं संशोधन।
तो जैसे ही 1950 में संविधान लागू हुआ, वैसे ही 1951 में फर्स्ट संशोधन, पहले संशोधन द्वारा ये भूमि सुधार अधिनियम को लाया गया। अब है दूसरा 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची में कहता है दल बदल क्या है? तो ये आपका 1985 में 52वें संशोधन द्वारा इसे दल बदल पर रोक लगाया गया। 1885 में हम सबको पता होगा कि उस समय राजीव गांधी का शासन चल रहा था, जिस समय राजनीतिक में काफ़ी उथल पुथल था। तो राजनीतिक पार्टियां क्या करते थे कि उम्मीदवार के रूप में जब वो उठते थे तो उस समय किसी और पार्टी में होते थे और जीत हासिल करने के बाद वो अपनी इच्छा से इधर उधर, यानी किसी प्रकार की नहीं, जिसको कहते हैं बिना पेंदा के लौटा, यानी कोई उनका अस्तित्व नहीं। तो ये अधिक जो दल बदल होता था उस पर रोक लगाने के लिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक। अब पूछा जाए क्या राजनीतिक पार्टियां अभी दल बदल नहीं करते हैं, कुछ शर्तें हैं, उस शर्त को पालन करते हुए दल बदल करते हैं। अब 11वां अनुसूची जो है आपका है पंचायती व्यवस्था। ये स्थानीय स्वशासन है। पंचायती व्यवस्था स्थानीय स्वशासन है। इसमें ग्रामीण स्तर पर शासन किया जाता है। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, लेकिन ये भारतीय संविधान के अनुसूची में कब डाला गया? तो इसको ध्यान रखेंगे कि 1992 कहीं और 93, क्योंकि जो भी कार्य हुआ था वो 92 और 93 के बीच में हुआ था, अर्थात 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे किया गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था। अब पंचायती व्यवस्था की बात है तो ये गांधी जी का सपना था कि ग्रामीण स्तर पर पंचायती व्यवस्था हो, लेकिन वो शायद नहीं पूर पाया। इसलिए 2 अक्टूबर, उन्हीं के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले शुरू किए थे जवाहरलाल नेहरू। ये पंचायती व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर होता है और इसमें टोटल 29 विषय कहिए या कार्य क्षेत्र शामिल था। 29 कार्य क्षेत्र इसमें शामिल है। कार्य क्षेत्र माने 29 विषयों पर ये काम करते हैं, टोटल 29 विषय। अब आ गया 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में ये आपका जब ग्रामीण क्षेत्र आया तो अब हो गया कि शहरी क्षेत्र पे स्थानीय प्रशासन होना चाहिए, तो वो हो गया नगरपालिका और नगरपालिका, नगर निगम या नगर पंचायत, नगर परिषद। ये हो गया 12वीं अनुसूची पर। ये कब किया गया? तो 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया है। 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये नगरपालिका, नगर निगम को लाया गया है। जहाँ संख्या कम होती है 10 लाख से कम, वहाँ नगर पालिका, और जहाँ 10 लाख से अधिक होती है वहाँ नगर निगम कार्य करते हैं। इसका कार्य क्षेत्र 18 है। अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र से ज़्यादा कार्य क्षेत्र को नगर पंचायत को प्राप्त हुआ है। तो इसको और आसानी से याद किया जा सकता है, जैसे न से 9वीं और न से भूमि सुधार अधिनियम इसको कर सकते हैं, अधिनियम। तो इसको याद करने का एक तरीका है
कि न से 9 होता है और न से अधिनियम, यानी नियम लाया गया। कौन सा नियम लाया गया? तो भूमि सुधार अधिनियम, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। अब 10 से 10 होता है और 10 से दल बदल, तो 10 में क्या रखा गया? दल बदल। 11 ऐसे भी फेमस है, 11 और 12 दोनों लगातार आए थे, यानी 93 में ही कहा जाए तो 73वें और 74वें, यानी स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ये 2 अनुसूचियों को लाया गया था। तो ये आसानी से जो बताया गया, थोड़ा सा आप किताब के सहारा अगर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगा। अगर आप लोग के समर्थन मिलता है तो पुनः मैं अगले वीडियो लेकर फिर उपस्थित होंगी। इसके लिए धन्यवाद। व्हाट्सएप पर शेयर करो।